नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। एक बार फिर मोतीपुर इलाके में एक यात्री को अपराधियों ने बनाया निशाना। नकदी लूटने के बाद हथियार के बल एटीएम से भी निकलवाया कैश। 3:30 बजे उतरे मोहम्मद चौक। आधा घंटा के बाद में बोलोरो आया, पूछा कि दुष्कर्म के आरोपी को मिला आजीवन कारावास की सजा, अंतिम सांस तक रहना पड़ेगा जेल में। और जोर शोर से चल रही महाशिवरात्रि झांकी शोभा यात्रा की तैयारी। 11 ज्योतिर्लिंग होगी विशेष आकर्षण का केंद्र। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मोतीपुर साहिबगंज मार्ग इन दिनों अपराधियों के लिए सेफ जोन बना हुआ है। 2 दिन पहले ही एक ट्रक मालिक को गोली मारकर अपराधियों ने कैश लूट लिया था। इससे पहले भी इलाके में कई बड़े वारदात को लुटेरों ने अंजाम दे चुका है। मंगलवार की सुबह सिलीगुड़ी से मोहम्मदपुर चौक उतरे शंभू भगत नामक व्यक्ति को एक बोलेरो चालक ने न सिर्फ पास में रखी नकदी लूट लिया, बल्कि पिस्तौल के नोक पर एटीएम का पिन कोड भी जान लिया और मोतीपुर के गांधी चौक स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम से 25,000 रुपए निकाल लिए। हमसे बोला कि 100 रुपये सिलीगुड़ी से बस से आया, सवेरे 3:30 बजे उतरे मोहम्मदपुर चौक पर। आधा घंटा के बाद में बोलेरो आया, को पूछा कि यहाँ का केसरिया का पता पूछने लगा, सिवान का पता पूछने लगा। मैं बता दिया। हमसे फिर पूछा कि आप कहाँ जाने वाले हैं? हम बोले कि साहिबगंज जाने वाले हैं। तो हमसे बोला कि 100 रुपये लेंगे किराया। 100 रुपये हम सकार लिए। 2 आदमी था, एक ड्राइवर। कहाँ पर था? मोहम्मदपुर चौक। कब की घटना है? सुबह 3:30 बजे। आज सुबह? आज सुबह। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में वो बैठा लिया तो 2 आदमी, थोड़ा 5 दिन बढ़े तो 2 आदमी और आ गया बैग लेकर। बोल रहा है कि हम भी चलेंगे, उधर लाला छपरा जाना है। लाला छपरा जाने के लिए वो भी बैठ गया। उसमें जाकर फ्लोरिया जब तक शीशा उसा बंद कर लिया, कुछ आधा राह में गया तो वो बातचीत चलने लगा एटीएम का कि हाँ एटीएम कहाँ है, ये सब कहाँ है। फ्लोरिया चौक पर जाते जाते वो घिरा दिया घर। एटीएम का पिन नंबर ले लिया, एटीएम छीन लिया, पिन नंबर ले लिया, तब वो बाहर धकेल कर निकाल दिया। 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी को मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रखने का फैसला सुनाया है। वर्ष 2018 में औराई के हरपुरवंशी गांव की इस घटना में सुजीत के ऊपर 50,000 रुपए की जुर्माना भी लगाया गया था। साथ ही जज दीपक कुमार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया। महिला थाना कांड संख्या 2018 है, जिसमें एक्यूज सुजीत कुमार को सज़ा दी गई है। ये सज़ा आजीवन कारावास मृत्यु तक दिया गया है और 50,000 रुपया जुर्माना भी किया गया है। और विक्टिम को प्रतिकर के रूप में 10 लाख रुपया देने का भी आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया गया है। ऑफेंस क्या है? ऑफेंस वही 376 का आरोप है और विक्टिम की उम्र 8 वर्ष की मात्र थी। कहाँ का मामला? ये मामला औराई थाना क्षेत्र का है, लेकिन कांड दर्ज किया गया महिला थाना द्वारा। किस साल का है? 2018 की घटना है। पिछले 16 फरवरी से लापता लक्ष्मी चौक की 5 वर्षीय खुशी की सकुशल बरामदगी को लेकर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में सवाल उठाया। इसमें राजद विधायक अनिल सहनी ने भी साथ दिया। नगर विधायक ने कहा कि सरकार से विशेष टीम बनाकर बच्ची की बरामदगी की मांग की गई। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे जिले में विधि व्यवस्था कमजोर पड़ गई है। खुशबू कुमारी नाम की लड़की 16 तारीख से गायब है, 16 फरवरी से, और अभी तक कुछ ट्रेस आउट नहीं हुआ है। हालांकि शासन प्रशासन के लोग भी काम में लगे हुए हैं, मोहल्ला वासी से लेकर पूरा शहर शोक में डूबा हुआ है। इतना सुंदर बच्ची है। आज हमने शून्यकाल में इस मामला को विधानसभा में उठाया है
और अनिल सहनी जी जो विधायक हैं, उनके घर के बगल का मामला है, उन्होंने भी सहयोग किया है। उन्होंने भी सरकार से जवाब मांगा कि जल्दी से जल्दी इसकी बरामदगी हो। तो बड़ा दुखद स्थिति है कि ये छोटी सी बच्ची आखिर कहाँ चली गई। इतना प्रयास हो रहा है लेकिन कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। तो विधानसभा में हम लोगों ने मांग किया है सरकार से कि भाई ये बच्ची की बरामदगी के लिए टीम बनाया जाए, जिससे कि उसका सुराग लग सके। और अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है, इसको भी रोकने का प्रयास शासन प्रशासन को करना चाहिए। तो अब देखिए, 1-2 दिन में फिर हम लोग बड़े पदाधिकारियों से वहाँ पटना में मिलेंगे, क्योंकि बच्ची इतनी सुंदर है। सारा शहर शोक में डूबा हुआ है, परेशान है। वो लोग अनशन किए थे तो अनशन भी हमने तोड़वा दिया, क्योंकि कितना दिन कोई आदमी अपनी ज़िंदगी देने के लिए तैयार। इधर ब्रह्मर्षि समाज के चिंतन शिविर पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि पद पर रहते अपने समाज का काम नहीं करने वाले नेताओं को जनता नकार ही देती है। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा का भी यही हाल हुआ। नगर विधायक ने माना कि आबादी के अनुपात में इस समय ब्रह्मर्षि समाज को राजनीति में भागीदारी नहीं मिल रही है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को सलाह देते हुए नगर विधायक ने कहा कि आगे अपने परिवार से नहीं बल्कि अपने किसी सहयोगी को चुनाव लड़वाए। भाई, हर समाज को इस तरह का सम्मेलन करने का अधिकार है। पहले से उस समाज का इतिहास रहा है कि बड़ी आबादी, मतलब राजनीति से जुड़ा हुआ समाज रहा है, प्रबुद्ध समाज रहा है, बुद्धिजीवी समाज रहा है, और उनकी हिस्सेदारी आज के डेट में कमी है। पहले काफ़ी रिप्रेजेंटेशन होता था उस समाज का, और वो लोग बांटते थे पदों को, टिकट को। आज यदि घटा है तो हर समाज को अपने अधिकार के लिए, अपने हिस्से के मांग करने के लिए अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जहाँ तो सुरेश शर्मा जी का बात है, तो उनको समाज के लोगों ने इसलिए नेगलेक्ट कर दिया कि उन्होंने कोई काम ठीक से नहीं किया, पैरवी नहीं किया। और भूमिहार समाज, ब्रह्मर्षि समाज जो है सो चाहता है कि हमको मजबूत आदमी चाहिए विधायक में, चाहे किसी भी पद पर, राजनीतिक पद पर, जो हमारा काम करा सके। ये म्याऊं म्याऊं करते हैं, बोलते हैं हमारा कोई सुनवे नहीं कर रहा है। तो इनका कौन, समाज का लोग बिगड़ा हुआ है कि भाई जब मजबूत आप विधायक बन गए, मंत्री बन गए, इससे बड़ा क्या होगा। उसके बावजूद भी आप काम नहीं कराने में सक्षम नहीं हो पाए, अपने क्षेत्र के विकास भी नहीं कराए, लोगों को मदद भी नहीं कर पाए। तो इसके कारण समाज के लोग उनके ऊपर गुस्सा। तो हम अपील करेंगे उनसे कि फिर से यदि जनता के बीच में लोकप्रियता बढ़ाना है तो आप स्वयं और परिवार के किसी लोगों को चुनाव लड़ने से मना कीजिए, और अपने समर्थक कार्यकर्ता जो आपके लिए जी जान लगाया है, उनको टिकट दिवाइए और उनको लड़ाइए। मतलब आपका मैसेज फिर समाज में चला जाए कि भाई त्याग किए हैं, तपस्या किए हैं। और हम लोग हर समाज के लोगों का सम्मान करते हैं, किसी समाज से हम लोग का कोई द्वेष नहीं है। भूमिहार समाज श्री कृष्ण बाबू का समाज, रामदयालु बाबू का समाज है, क्या कहते हैं कि LP शाही, रघुनाथ पांडे, एक से एक विभूति पैदा हुए दिनकर जी इस समाज में। प्रबुद्ध समाज है, सबसे ज़्यादा ज्ञान वाला समाज है, और वो पीछे हटा है तो निश्चित तौर पर उसकी अपनी हिस्सेदारी जो मांग रहा है उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसको मिलना चाहिए हिस्सेदारी। महाशिवरात्रि, होली और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर SSP जयंतकांत ने जिले के सभी थानेदारों के साथ अन्य पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। मंगलवार को SSP ऑफिस में आयोजित क्राइम मीटिंग में SSP ने लंबित मामलों की समीक्षा भी की, जिले में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने की बात भी कही। वहीं उन्होंने कहा कि शराब तस्करों पर विशेष नजर रखी जा रही है। क्राइम मीटिंग की गई, उसमें SHO को आने वाले पंचायत इलेक्शन, शिवरात्रि और होली के मद्देनज़र आदेश दिए गए हैं, जिसमें प्रिवेंटिव एक्शन के लिए है, और बाकी अगर कोई इस तरीके के कोई कम्युनल नेचर के केसेस हैं या कोई सेंसिटिव जगह हैं, उस पर अलर्ट रहने के लिए बोला गया है। इसके अलावा मामले जो लंबित मामले हैं उसको लेकर भी कुछ निर्देश? लंबित जितने मामले हैं, लगातार लंबित मामले कम भी हो रहे हैं, और इस बार भी केसेस के डिस्पोजल अच्छे हुए हैं। लेकिन बहुत से क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर नज़र रखने के लिए हम लोगों ने बोला है, जो कि लूट से रिलेटेड है या फिर और दूसरे मामलों से हैं। शराब के लिए उन लोगों को विशेष रूप से बोला गया है, और कोशिश है कि आने वाला मंथ अच्छा रहेगा। पिछले कुछ दिनों से मुजफ्फरपुर में भी कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ने लगी है। मंगलवार को सदर थाना के हाजत में बंद एक शराब तस्कर को जेल भेजने से पहले कोरोना की जांच कराई गई। पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही थाने में खलबली मच गई।
पूरे थाने को सैनिटाइज किया गया। डॉक्टर ने शराब तस्कर को गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों को कोरोना जांच कराने की सलाह दी है। आपको बता दें कि एक बार पहले भी सदर थाना के 1 दर्जन कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उस दौरान थाने को वेल कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया गया था। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि शराब तस्कर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले पुलिसकर्मियों को आइसोलेट कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव, अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसको जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, क्वारंटाइन उसको करना है और उसके बाद में उसका इलाज होना है, तो वो सारी चीज़ें की जाएंगी। और इसके अलावा बाकी जो उसमें और प्रोसीजर्स है उसको फॉलो किया जाएगा। पुलिस कर्मियों की भी कोरोना जांच या क्वारंटाइन किया जाएगा? जो अभी तो जो जांच है वो अगर रिक्वायर्ड होगी डॉक्टर से हम लोग इसमें सलाह लेंगे। और क्योंकि बहुत से अब तो टेस्ट बहुत फास्ट टेस्ट हो जाते हैं, तो जिस तरीके का रहेगा, अगर कोई उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में जो लोग आए होंगे उन लोग पे हम लोग फिर टेस्ट कराएंगे। बेला के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपने दोस्त की जगह परीक्षा दे रहा मुन्ना भाई पकड़ा गया। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र अंकुश कुमार अपने जूनियर साथी के बदले परीक्षा दे रहा था। वहीं उसने बताया कि उसका दोस्त रणधीर बार बार फेल हो जा रहा था, इसलिए उसकी मदद के लिए परीक्षा देने आ गया। सेंटर सुपरिटेंडेंट के आवेदन पर बेला थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने अंकुश को गिरफ्तार कर लिया। आज महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में वहाँ के प्राचार्य द्वारा सूचित किया गया कि आज मेरे एक कॉलेज में जो इंजीनियरिंग की परीक्षा चल रही है उसमें अंकुश कुमार नाम का लड़का जो रणधीर कुमार के नाम पर परीक्षा दे रहा है। रणधीर कुमार जो है 3य वर्ष का छात्र है और जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र है। और ये जो फर्जी जो लड़का जो एग्ज़ाम दे रहा था, ये जो है सेमेस्टर 5म का छात्र है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ही है। और किसके जगह पर दे रहा था एग्जाम? ये अंकुश कुमार रणधीर कुमार के जगह पर एग्जाम दे रहा था। दोस्त है? हाँ, दोनों मित्र ही हैं। सुनने में आया है कि दोनों मित्र हैं या जो हो, अब विशेष इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चलेगा। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी जो है तत्काल जो है प्राचार्य के लिखित आवेदन पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। महाशिवरात्रि पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी बाबा गरीबनाथ मंदिर से झांकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गोला रोड के रामभजन संकीर्तन आश्रम में इसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है। पिछले 50 वर्षों से शोभा यात्रा निकालने वाले केदार प्रसाद ने बताया कि इस वर्ष 11 ज्योतिर्लिंग का दर्शन विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। महाशिवरात्रि शोभा यात्रा 51 वर्ष में इस बार 11 तारीख को होने जा रहा है। उसके पूर्व की संध्या में 10 तारीख को बाबा गरीबनाथ पर शोध परक शिव महिमा ग्रंथ का आलेख सचित्र वर्णन किया गया है, जिसके लेखक स्वयं महाशिवरात्रि के संयोजक और केदारनाथ प्रसाद मेरा नाम है। मैं उसका लेखक सरस्वती की कृपा से और शिव बाबा की प्रेरणा से लिखा हूँ। क्या तैयारी है इस बार? उसका लोकार्पण कल 1 बजे दिन में होना है। पुस्तक के लोकार्पण के बाद हमारे साथ 50 साल से जितने हमारे कार्यकर्ता सहयोग में रहे हैं, बाजा वाले, बत्ती वाले, गेट रथ वाले, पेंटर, कलाकार, बनने वाले, बनाने वाले, इन सबों का हम सम्मान करेंगे। हम सम्मान करेंगे यहाँ के तमाम पत्रकार बंधुओं का, दूरदर्शन केंद्र वालों का, चैनल वालों का, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से बाबा की इस बारात की गरिमा को पूरे देश में गौरवान्वित करने के लिए प्रसारित किया है। हम इन सबों को सम्मान करेंगे। सम्मान समारोह के बाद दोपहर में 4 बजे 5 बजे तक महाशिवरात्रि का बारात का जो मरवा पूजन होता है उसका भंडारा महाप्रसाद चलेगा। जितने लोग आएंगे महाप्रसाद पाएंगे। और रात में फिर भजन संध्या होगी। भजन संध्या के बाद दूसरे दिन की तैयारी में हम लोग 1 बजे दिन में यहीं से पुनः भगवान शिव की बारात निकालेंगे, जो हर साल की तरह अपने उसी मार्ग से चलते हुए शहर भ्रमण करके फिर रात्रि में 8 बजे करीब स्थान मंदिर वापस आएगी और वहाँ पर उनका विवाह प्रकरण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो महाशिवरात्रि का 51वां वर्ष महाशिवरात्रि महोत्सव स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में, पुस्तक के लोकार्पण के रूप में और सम्मान समारोह के रूप में मनाने का यह कार्यक्रम चल रहा है। इधर नागरिक मोर्चा ने मंगलवार को ज्ञापन देकर जिलाधिकारी से शिवरात्रि के अवसर पर शहर में दवा का छिड़काव और साफ सफाई कराने की मांग की। शहर की हालत बिल्कुल नारकीय बनी हुई है। साफ सफाई का कहीं कोई नामो निशान नहीं है।
अभी 2 दिन पूर्व हमने बाबा गरीबनाथ को जल चढ़ाने गया था तो वहाँ पर गंदे नाले का पानी हेल कर मुझे जाना पड़ा था। 2 दिन पहले बाबा गरीबनाथ मार्ग में नाले का पानी बह रहा था, कूड़े कचरों का ढेर लगा हुआ है, कहीं कोई दवा का छिड़काव नहीं है। इसलिए मैंने नागरिक मोर्चा आज जिला पदाधिकारी को एक स्मारक पत्र देकर यह मांग किया है कि महाशिवरात्रि 11 मार्च को है, 2 दिन समय बचा है। 10 मार्च को श्री राम भजन आश्रम में भगवान का पूजा मटकोर का कार्यक्रम है। इसलिए पूरे शहर को सेंट्राइज कराया जाए कि पूरे मुजफ्फरपुर शहर में और जहां से जिस मार्ग से शहर में प्रवेश किया जाता है उन सभी मार्गों पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को तैनात की जाए, नगर निगम विभाग के कर्मचारियों को तैनात की जाए कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को सेंट्रलाइज कराए और पूरे शहर में युद्ध स्तर पर सफाई और दवा का छिड़काव किया जाए। मंगलवार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से चेंबर ऑफ कॉमर्स में आयोजित प्रमंडलीय पर्यावरण प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी समस्या बताया गया है। चेंबर के चेयरमैन श्याम भीम सेड़िया ने कहा कि व्यवसायियों के लिए इस तरह के कार्यक्रम काफी लाभप्रद है। प्रदूषण से संबंधित जो आज प्रशिक्षण वर्ग जो विभाग ने हमारे नॉर्थ चेंबर ऑफ कॉमर्स में लगाया है, तो निश्चित रूप से हम उद्यमियों को, साथ ही जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जो सरकार के जो नियम कानून है इसकी जानकारी उनको मिली है और उसके अनुरूप हमारे जो उद्यमी हैं, जो व्यवसायी हैं, निश्चित रूप से सरकार के जो भी नियम कायदे हैं उसका अनुपालन करने में उनको सुविधा होगी, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। कैरी बैग पर कुछ ज़्यादा जोर डाला जा रहा है लेकर कैरी बैग पर जो जोर डाला गया है, ये निश्चित रूप से यह जो प्रावधान आया है, यह प्रावधान सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, यह पूरे देश भर के में लागू है। लेकिन इसमें हमारा निवेदन होगा विभाग से कि हर स्टेट के परिप्रेक्ष्य में कुछ जो है सो इस बात पर विचार विभाग को करना चाहिए। जैसे एक बात आई, अगर 50 माइक्रोन के प्लास्टिक्स हम अगर कैरी बैग के रूप में यूज करते हैं तो उस पर रोक है सरकार की, लेकिन उसी से अगर हम जो है सो पैकेजिंग मटेरियल के रूप में अगर यूज करते हैं तो उस पर सरकार के द्वारा रोक नहीं है। तो ये मुझको व्यक्तिगत रूप से थोड़ा इसमें कंट्राडिक्शन लग रहा है। तो हम विभाग के जो अधिकारी हम लोगों के बीच में आए हैं, इस कार्यक्रम में के बाद हम लोग इस संबंध में उनसे जानना चाहेंगे। अपने बकाये को लेकर नगर निगम के रिटायर्ड एवं मुक्त कर्मियों ने मंगलवार को निगम कार्यालय में धरना देकर नगर आयुक्त से जल्द भुगतान कराने की मांग की। वेतनभोगी कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि 2005 से 2015 के बीच के बकाये अभी तक नहीं मिल रहे हैं। हम लोगों का मांग है मुख्य है कि 2005 से 2015 तक पेंशन मद के महंगाई राहत की अंतर राशि बकाया है जो अभी तक नहीं मिला है, इसको मिल जाना चाहिए। रुपया सरकार से भी आती है। इसके बाद 2 नंबर मांग है कि पेंशन वेतन के अंतर राशि का भुगतान किया गया और उसमें उपादान और कितनी सूत्री मांग है? हमारी 7 सूत्री मांग है। 7 सूत्री मांग लेकर के हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग सब बहुत पुराना है, कोई नई मांग नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर उपेक्षापूर्ण नीति के कारण से सरकार से रुपया प्राप्त होने के बावजूद भी कर्मचारियों को कारण उनके बकाया राशि का भुगतान नहीं होता है। इसमें सिवाय नगर निगम प्रशासन की उपेक्षापूर्ण नीति एक दिवसीय धरना है। 1 दिवसीय धरना है। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती, अगर माने तो हम लोग तो सेवानिवृत्त कर्मी हैं, हम लोग दूसरा क्या करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। अस्थायी करने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय में धरना पर बैठे कार्यपालक सहायकों का आंदोलन दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। धरना में शामिल अंजलि कुमारी ने कहा कि समय पर वेतन नहीं मिलने से दयनीय स्थिति हो गई है। हम लोग का एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अभी 5-7 दिन पहले एक फरमान जारी किया गया था उनके द्वारा कि आपका समायोजन का नियम ख़त्म कर दिया गया है। फिलहाल अभी यही नियम है कि समायोजन का नियम ख़त्म कर दिया। अगर आप योजना ख़त्म होती है या फिर
आपका कार्य अवधि खत्म होता है तो आपको सीधे हटा दिया जाएगा, हटा के बेल्टॉन के सबसे नीचे वाले पैनल में डालना जाएगा, जो कहीं से उचित नहीं है। और इसी के विरोध में हम लोग आज दूसरा दिन है जो सांकेतिक हड़ताल के रूप में है। दूसरा दिन हम लोग आज हड़ताल कर रहे हैं। अगर इससे इतना से भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग को विवश होकर इससे आगे का भी कार्रवाई हम लोग रणनीति बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। यहाँ पे जो दूसरे दिन धरना दे रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग रेगुलर हो, हम लोग को समान कार्य का समान वेतन चाहिए और हम लोग का शोषण बहुत हो रहा है। हम लोग को सैलरी भी टाइम से नहीं मिल रही है और जो सैलरी है उसमें भी 10% इंक्रीजमेंट है पर ईयर, वो भी नहीं मिल रहा हम लोग को। हम लोग का मतलब बहुत दयनीय स्थिति हो गई है, जिसके मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? क्या मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आगे? ये हम लोग कंटिन्यू रहेगा हड़ताल हम लोग का। जेईई मेन 2021 की परीक्षा में जीनियस क्लासेस के छात्र छात्राओं ने एक बार जिले में अपना परचम लहराया है। दूधनाथ तिवारी, अभिनव सृजन, सौरभ कुमार सिंह, रोशन कुमार शाही और विशाखा अग्रवाल सहित कई अन्य छात्र इस बार सफलता प्राप्त की है। छात्र छात्राओं के प्रदर्शन पर जहां संस्थान की निदेशिका प्रीति रानी सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की, वहीं प्रशासनिक निदेशक भारतेंदु कुमार ने कहा कि जीनियस क्लासेस न सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा बल्कि 10th और 12th बोर्ड में भी लगातार बेहतर परिणाम दे रहा है। इस रिजल्ट में मेरे लिए सबसे पहला योगदान तो भगवान का ही है, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। इसके बाद इसका सारा श्रेय मैं अपने माँ बाप को देता हूँ। उसके बाद डेफिनेटली जीनियस क्लासेस हेल्प हुई अलॉट, उसमें भी पर्सनली भारतेंदु सर का बहुत सपोर्ट रहा है। और इसके साथ किस प्रकार पढ़ाया गया, क्या कुछ था? यस, यहाँ का मैनेजमेंट भी ठीक है और फिजिक्स के लिए VS सर थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। केमिस्ट्री के लिए भी बाकी जितेंद्र सर थे, उन्होंने भी मुझे अच्छे से गाइड किया। और इन सब के साथ टेस्ट सीरीज के लिए मतलब किसी भी एग्ज़ाम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो आप प्रैक्टिस, वो स्टेमिना, वो जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके लिए टेस्ट में बहुत कोऑपरेशन यहाँ से मुझे मिला। पर्सनली जो टेस्ट वाले भैया हैं वही बहुत अच्छे से, जब भी सर पेपर देते थे एक दिन के अंदर सर वो पेपर तैयार करके दे देते थे कि मतलब यहाँ मैंने सिस्टम भी बहुत अच्छा है। ऑनलाइन क्लासेस की तो थोड़ा डिफरेंट तो था ही, मतलब पहले 11th में जैसा था और 12th में जो प्रिपरेशन थी दोनों में बहुत डिफरेंस आया। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल भी हो गया और फिर घर पे रहने का फ़ायदा होता है कि घर पे सबका सपोर्ट मिलता है और घर का खाना भी खा सकते हैं मतलब अच्छे से। कोचिंग में किस तरह का पढ़ाई हुआ, कितना देर हुआ? कोचिंग में एक फ़ायदा तो ये हो कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत नए टीचर्स भी मिले, मतलब वो टीचर्स जो ऑफलाइन यहाँ नहीं आ सकते थे, जो दूर से रहते हैं या फिर वहाँ से पढ़ाए, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। रिवीजन हमेशा करना चाहिए, जब भी एक वीक कंप्लीट हो जाता है तो उसका पूरा पढ़ा के देख लेना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इससे सारा थ्योरी दिमाग में रहता है और कुछ बनाने में बहुत फ़ायदा होता है। कोचिंग का किस प्रकार सहयोग रहा? हाँ, बहुत टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे। जब भी हमको डाउट था हम पूछते थे, बताए थे सभी लोग, तो बहुत हेल्प मिला। क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार से। कितने परसेंट आया? 98.268। यहाँ पे 90% से ऊपर 5 बच्चे निकले हुए। एक्चुअल में इन बच्चों को हम लोग वीक में 2 दिन पूरा होल सिलेबस प्रैक्टिस करवा रहे हैं और उसमें जो भी दिक्कत हो रहा है उसको इनको टॉपिक बाई टॉपिक इनको दिक्कत जो भी हो रहा है उसको दूर किया जा रहा है। और मेन है कि जो टेस्ट दे रहा है उससे इनका एक तो इनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि आखिर हम लोग को जहाँ गलती हो रहा है कैसे गलती हो रहा है या जो मतलब टॉपिक में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वो सब चीज़ें इनको क्लियर हो जा रहा है। और जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे तो इनको जब मेन एग्जाम जब देने गए थे उसमें बहुत सारे बच्चे ही बोल रहे हैं कि सर ये तो हमारा टेस्ट में पहले आया हुआ था। तो इससे इनका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का रिएक्शन टाइम होता है बहुत ज़्यादा घट जाता है, देखते ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो इस कारण से इनका नंबर ऑफ क्वेश्चन करने का जो अटेम्प्ट होता है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो वही काम हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वही करेंगे। तैयारी करना चाह रहे हैं उनको क्या कहिएगा उनको? देखो जो भी छात्र तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ें। केवल फार्मूला करके या ऊपर वो पढ़ के काम नहीं चलने वाला, तो उसको एकदम समझते हुए पढ़ें। उससे 2 फायदा होगा। एक फायदा होगा कि आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा और दूसरा फायदा होगा कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं अच्छे से। और NCERT आप तीनों सब्जेक्ट में फॉलो कीजिए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। कल जेईई मेंस का रिजल्ट आया जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमारे यहाँ से 99.54 जो हाईएस्ट परसेंटाइल लेके आया है दूधनाथ तिवारी।
सरियागंज में एक मंदिर है, उसके पुजारी हैं, उसके पिताजी, और बच्चा अथक परिश्रम करके इन 2 सालों में यह रिजल्ट लेके आया है। इसके साथ ही हमारे यहाँ अभिनव सृजन है जो 98.96 परसेंटाइल लेके आया है, सौरभ है जो 98.26 लेके आया है, और भी अन्य बच्चे हैं जो 90 to 99 परसेंटाइल में बच्चे हैं। किस प्रकार तैयारी कराया जाता है, क्या कुछ? देखिए इस वर्ष तो कुछ विशेष रहा, चूँकि लास्ट ईयर पिछले साल मार्च से कोविड का दौर शुरू हो गया और शुरुआत का 3 महीना तो इन बच्चों के लिए बहुत ही सफ़र करने वाला था, चूँकि एक नए प्लेटफॉर्म पे मूव करना था बच्चों को। जो ऑफलाइन टीचिंग जिसको कल तक हम लोग विरोध मतलब कहते थे कि इसका इस्तेमाल नहीं कीजिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, टेक्नोलॉजी का कम यूज कीजिए, बच्चों को एक 2 महीने के अंदर उस पर शिफ्ट करना पड़ा, जो हमारे लिए भी एक चैलेंज था, बच्चों के लिए भी एक चैलेंज था। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी मिला। कुछ एक टीचर बाहर से कोविड में मुजफ्फरपुर आ गए, कुछ बाहर के टीचर्स जो हमारे फ्रेंड सर्किल में हैं वो ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हमारे बच्चों को गाइड करना शुरू कर दिए। तो ये एक अच्छा भी कहीं ना कहीं हर एक सिक्का का दोनों पहलू होता है, अच्छा और बुरा, तो मिला जुला करके दोनों रहा। लेकिन बच्चों का परिश्रम है, शिक्षकों का जो मेहनत है, उन्होंने ऑनलाइन टेक्नोलॉजी सबको नहीं पता होता है एक्चुअली। इंजीनियर होने का ये मतलब नहीं है कि उनको सारा टेक्नोलॉजी जो ये सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पता होगा, तो बट सब लोगों ने बिल्कुल 1 महीने के अंदर उसको एक बार से करके देखा और उन लोगों ने मेहनत की। सितंबर अक्टूबर से जब हम लोग डाउट क्लास लेना शुरू किए तो 1-2 बच्चे आना शुरू किए। आज तो बच्चे आ रहे हैं। आज हम लोग सीबीटी ऑनलाइन करा रहे हैं यहाँ पे, और सीबीटी हम लोग भी टेस्ट कराते हैं। जैसे आपको आईआईटी मेंस का एग्जाम होता है सेंटर पे, बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग टेस्ट कराते हैं वीकली, सारे बच्चे अपियर होते हैं। तो ये जो रिजल्ट है, अगर हमारे यहाँ बच्चा 95 लेके आ रहा था तो अभी 99 लेके आया है। तो हमारा प्रयास है कि बच्चों को हम लोग और प्रिपेयर करें। मार्च में इस साल अभी फिर है, फिर अप्रैल में है, मई में है, तो 4 मेंस देना है। तो ये 99, 98, 95 जो है ये 100 परसेंटाइल में बच्चे कन्वर्ट होंगे, 99 to 100। मंगलवार को मिठनपुरा रोड के एक होटल में आयोजित समारोह में सीटीईटी एग्जाम में सफल हुए महारथ मंत्रा इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित बीजेपी के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार और आरबीबीएम कॉलेज की प्रिंसिपल ममता रानी ने सीटीईटी परीक्षा में सफल अनमोल, अभिप्रिया, स्नेहा, मिताली, वर्षा एवं अन्य छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्थान के निदेशक मुन्ना सिंह ने बताया कि महारथ मंत्रा की एक शाखा भगवानपुर रेवा रोड और दूसरी शाखा जुब्बा सनी पार्क के सामने है, जहां सीटीईटी एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। मंत्रा के द्वारा जो सीटेट में सफलता पाए हुए छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया और मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि अच्छी संख्या में लड़कियों ने सीटेट में बाजी मारी है और लड़के भी हैं काफ़ी संख्या में, और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षण का प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और उन्होंने इसका चुनाव किया है, तो ये अगली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देंगे, यह मैं उम्मीद करती हूँ और उनके भविष्य के लिए शुभ। महारथ मंत्रा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मुन्ना सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में यहाँ के छात्र छात्राओं ने 95% छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है। आज उन्हीं के सम्मान में ये प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और सारे सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है और साथ में उनके उज्जवल भविष्य की हम लोगों ने कामना की है और सबको हम लोगों ने अपनी ओर से ढेर सारी बधाई और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए तमाम अतिथिगण का शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ममता मैम जो कि एक रिकॉग्नाइज लेडी हैं, अपने आप में पूरी तरह से परिपूर्ण है और एजुकेशन के मामले में वो सबसे आगे, मैं उनको प्रायोरिटी देता हूँ बिकॉज सी इज सच ए इंटेलिजेंट एंड ओल्ड लेडीज कह सकते हैं इन एजुकेशन, जिन्होंने अपने आप को इस मुजफ्फरपुर में प्रूव भी किया है और अच्छी खासी प्रतिष्ठित लेडी के रूप में जानी जाती हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा रंजन भैया की, जो कि आज बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं और वो एक डायनेमिक लीडर के रूप में उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है इस मुजफ्फरपुर सिटी में। ये दोनों पर्सन ये सच वंडरफुल पर्सन्स हैं, जिन्होंने आज मेरे बच्चों को यहाँ पर आकर अपना बिजी शेड्यूल में से उन्होंने टाइम निकाला और उन्हें ब्लेसिंग्स दी। फॉर दिस आई विल ऑलवेज ऑब्लाइज्ड
टू सच वंडरफुल पर्सनालिटीज़। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी महारथ मंत्रा के जो बच्चे हैं उसको तो मैंने सिर्फ एक दिशा निर्देश दिया, एक गाइडलाइन दिया, लेकिन जो भी रिजल्ट जो भी उन्होंने परफॉर्म करा है ये उनकी अपनी डेडिकेशन और उनकी लगन का ही परिणाम है। मैंने तो बहुत बच्चे को पढ़ाया, लेकिन कुछ बच्चे असफल भी होते हैं और उनके लिए खासकर ये बात मैं कहना चाहूँगा कि असफलता ही सफलता की एक सीढ़ी होती है और वो बिल्कुल भी निराश न हो। आने वाले दिनों में वो अच्छे नंबर से पास करेंगे। विशेष स्वच्छता अभियान के तहत आरडीएस कॉलेज की महिला शिक्षकों की ओर से मंगलवार को गरीब महिलाओं के बीच सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। शिक्षिकाओं ने बताया कि न सिर्फ महिला दिवस बल्कि सालों भर इस तरह के काम किए जा रहे हैं। नेशनल वुमेंस डे को मद्देनज़र रखते हुए हमने वुमेंस हेल्थ एंड हाइजीन विषय वन डे अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, जिसमें हम लोगों ने हमारी महिला चिकित्सक आई थी डॉक्टर कुलदीप कौर और न्यूट्रिशन की तरफ से आई हुई थी डॉक्टर अंजलि चंद्रा, जिन्होंने महिलाओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों के ऊपर और माल न्यूट्रिशन के ऊपर चर्चाएँ की और बताया बच्चियों को कि कैसे हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और खुद को स्वस्थ रख के हम समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। चंदवाड़ा निवासी अब्बास साहब के आवास पर सोमवार की रात जश्न खैबर महफिल का आयोजन हुआ, जिसमें कहा गया कि इस्लामिक जंगों में खैबर एक बड़ा मुकाम रखती है। ये जंग यहूदियों के खिलाफ मदीना से 165 किलोमीटर दूर खैबर के स्थान पर लड़ी गई, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब का चमत्कार सामने आया। मौके पर मौलाना विकार अहमद रिजवी, मौलाना असद यावर और मौलाना तनवीर रजा विक्टर सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कमर अब्बास साहब और अली अब्बास साहब के घर पर ये जश्न मना रहे हैं। मौलाना विकार अहमद साहब किबला हमारे दरमियान हैं। एक जुमला ये बताएंगे आपको कि फतेह खैबर क्या है। ये फतेह खैबर जिसका एहतमाम इस जश्न का हमारे भाई जनाब अली अब्बास साहब और कमर अब्बास भाई करते हैं और इसमें ये भी बहुत ही दिलचस्पी से जश्न करते हैं और लोग भी बहुत दिलचस्पी से आते हैं। खैबर की तारीख को पूरी दुनिया में आम करना चाहिए, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जहां मौला अली के चाहने वाले हर धर्म के लोग हैं। हमको अपने इस देश के कोने कोने में पहुंचाना चाहिए, इसलिए कि खैबर की जंग अज़्म, इरादा, शुजाअत, बहादुरी और खुदा पर यकीन को ये फतेह खैबर दर्शाती है, इसको जाहिर करती है। इसलिए हम इस मौके पर तमाम मौला अली के चाहने वालों को और अपने देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम हमारे देश में मौला अली की शुजाअत को राइज करे और आम। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डी न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।